हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीने डिकोडेड में। आज हम 2018 में आई एक हिस्टोरिकल हॉरर एंथोलॉजी सीरीज द टेरर का पहला पार्ट रिकैप करने जा रहे हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 1845 में दो रॉयल नेवी जहाज इंग्लैंड से रवाना होते हैं। उनका लक्ष्य आर्कटिक के माध्यम से एक नौगम्य रास्ता खोजना है। ये अपने समय के सबसे उन्नत जहाज हैं, लेकिन आर्कटिक भूल भुलैया में प्रवेश करने के बाद दोनों जहाज गायब हो जाते हैं। उनके लापता होने से पहले यूरोपीय व्हेल शिकारी आर्कटिक में प्रवेश करते समय उन्हें देखते हैं। 4 साल बाद एक इनुइट व्यक्ति एक खोज दल को बताता है कि उसने जहाजों में से एक के कप्तान से मुलाकात की थी। इनुइट व्यक्ति कहता है कि कप्तान दक्षिण की ओर इशारा कर रहा था और कह रहा था कि उन्हें घर लौटना होगा, लेकिन वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वह यह भी कहता है कि टोन बैक नामक एक प्राणी जो किसी भी जीव को खा सकता है, उनका पीछा कर रहा था। कप्तान का खोजकर्ताओं के लिए एक संदेश था। आर्कटिक में कोई रास्ता नहीं है और उन्हें लौट जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जहाज खत्म हो चुके हैं। इनुइट व्यक्ति अपनी कहानी के प्रमाण के रूप में कप्तान का बटन दिखाता है। तो आखिर जहाजों के साथ क्या हुआ? इसका उत्तर पाने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा, जब जहाज आर्कटिक में शांति से यात्रा कर रहे थे। HMS टेरर, जिसे कप्तान फ्रांसिस नेतृत्व कर रहे थे, और HMS एराबस, जिसे कमांडर जॉन चला रहे थे, जो पूरी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, अपने रास्ते पर थे। कुछ नौवहन संबंधी चुनौतियों के बावजूद एक शाम जॉन और एराबस के पहले अधिकारी कमांडर जेम्स डिनर के लिए टेरर जहाज पर फ्रांसिस के साथ शामिल होते हैं। खाने के दौरान एक युवा नाविक अचानक खून की उल्टी करता है और क्रू उसे बचाने की कोशिश करता है। सुबह उसे वापस एराबस भेज दिया जाता है, लेकिन उसी दिन जहाज बर्फ से टकरा जाता है, जिससे एक क्रू मेंबर गिरकर अपनी जान गंवा देता है। उस रात युवा नाविक की हालत और खराब हो जाती है। वह दावा करता है कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसे कोई और नहीं देख सकता। अचानक उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं होते। सहायक डॉक्टर हैरी इस घटना की सूचना मुख्य डॉक्टर को देता है, लेकिन इसे मात्र एक भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके बाद एराबस को और परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले दिन बर्फ से टकराने के कारण उसका प्रोपेलर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे जांचने और साफ करने के लिए एक युवा और घबराया हुआ गोताखोर रूकी को चुना जाता है। जैसे ही वह ठंडे पानी में नीचे जाता है, उसे एक डूबे हुए नाविक का शव दिखाई देता है। घबराकर वह सतह पर वापस खींचे जाने का संकेत देता है। जब उसे ऊपर लाया जाता है तो वह पूरी तरह से डरा हुआ होता है। वह रिपोर्ट करता है कि प्रोपेलर से रुकावट हटा दी गई है, लेकिन अपने भयानक खोज की बात किसी से नहीं कहता। इस बीच डॉक्टर मृत नाविक का पोस्टमार्टम पूरा करते हैं, लेकिन मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता। इसके बाद जॉन टेरर जहाज से फ्रांसिस और उनके अधिकारियों को बुलाकर आगे की यात्रा पर चर्चा करता है। एराबस अब केवल आधी क्षमता पर काम कर सकता है, जिससे आर्कटिक सर्दियों में वे फंस सकते हैं। फ्रांसिस चेतावनी देता है कि वे सिर्फ आम बर्फीले बहाव से नहीं, बल्कि एक विशाल बर्फीले मैदान से जूझ रहे हैं, जो अब तक देखी गई सबसे ठंडी आर्कटिक सर्दी से और भी कठोर हो गया है। वह एराबस का फ्यूल टेरर में ट्रांसफर करने और संसाधनों को एकजुट करने का सुझाव देता है। हालांकि जॉन किसी भी जहाज को छोड़ने से इनकार कर देता है। उसे भरोसा है कि वे इस बाधा को पार कर लेंगे। जॉन फैसला करता है कि टेरर सबसे आगे रहेगा और भारी बर्फ को तोड़ेगा, जबकि एराबस उसके पीछे चलेगा। बाद में दोनों जहाज एक अभेद्य बर्फीले क्षेत्र में फंस जाते हैं। 6 दिनों तक क्रू खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ मजबूती से जमी रहती है। कई प्रयासों के बाद भी जब बर्फ नहीं टूटती, तो जॉन को एहसास होता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह लंबी सर्दी के लिए तैयारियों के आदेश देता है। 8 महीनों तक इंजनों को बनाए रखा जाता है, ताकि जैसे ही बर्फ पिघलने लगे, उन्हें दोबारा चालू किया जा सके। एक सुरक्षित रास्ता खोजने के लिए जॉन 3 टीमों को आइसलैंडस्केप में भेजता है। प्रत्येक टीम अनुभवी सदस्यों के नेतृत्व में अलग अलग दिशाओं में निकलती है। वे भारी लाइफ बोट्स को बर्फ पर खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। 3 दिन की यात्रा के बाद एक खोज दल को एक विशाल बर्फीली दीवार मिलती है। दूर एक पत्थरों का ढेर देखकर एराबस के फर्स्ट लेफ्टिनेंट ग्राहम अपनी टीम को वहां ले जाते हैं। वे पाते हैं कि यह एक संकेत हो सकता है, जिसे शायद इनुइट लोगों ने छोड़ा हो। जब वे अपने लाइफ बोट्स के पास लौटते हैं, तो पाते हैं कि उनके सभी सामान पलटे हुए और नष्ट हो चुके हैं।
विनाश इतना भयानक होता है कि न तो इंसान और न ही ध्रुवीय भालू ऐसा कर सकते हैं। उस रात जहाजों के पास एक भीषण तूफान आता है। इसी बीच ग्राहम और उनका साथी कैंप लौटकर बताते हैं कि उन्हें कुछ खास नहीं मिला। तभी समूह को बर्फ पर कुछ हलचल सुनाई देती है। यह सोचकर कि कोई ध्रुवीय भालू है, वे अपने हथियार उठा लेते हैं और एक छायादार आकृति पर गोली चला देते हैं। जब वे पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने एक इनुइट बुजुर्ग को मार दिया है। तभी एक महिला आती है और एक अज्ञात भाषा में बोलने लगती है। कुछ ही क्षणों बाद सफेद फर वाला एक विशाल प्राणी हमला कर देता है। वह ग्राहम को मार डालता है और फिर तूफान में गायब हो जाता है। इसके बाद घायल इनुइट को एराबस पर लाया जाता है, लेकिन वह अपने घावों की वजह से दम तोड़ देता है। हैरी रिपोर्ट करता है कि उसने घटनास्थल के पास विशाल पैर के निशान देखे हैं, जहां ग्रैहम बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ग्रैहम के शरीर का कोई पता नहीं चलता, लेकिन वह यह भी बताता है कि बुजुर्ग का जीभ काट दी गई थी, हालांकि वह इसकी वजह नहीं समझ पाता। फ्रांसिस, जो अपने पिछले अभियानों के कारण इनुइट भाषा बोल सकता है, उस महिला से बात करता है। वह फ्रांसिस और दल को तुरंत उस जगह को छोड़ने की चेतावनी देती है, नहीं तो वे भी गायब हो जाएंगे। इसके बाद इनुइट महिला बेड़े के पास ही अपना शिविर लगा लेती है। जॉन ग्रैहम के लिए एक अंतिम संस्कार की घोषणा करता है और इस वचन के साथ कि वह उस प्राणी को पकड़ कर रहेगा जो ग्रैहम की मौत का जिम्मेदार है। फिर फ्रांसिस एक बचाव दल को दक्षिण भेजने का प्रस्ताव रखता है ताकि सहायता प्राप्त की जा सके। अनुमानित रूप से यह यात्रा ब्रिटिश चौकी तक पहुंचने में 3 महीने लेगी, लेकिन जॉन इसे अस्वीकार कर देता है। कुछ दिनों बाद जॉन उन सैनिकों से मिलने जाता है जिन्हें उस प्राणी का शिकार करने का काम सौंपा गया था। जल्द ही प्राणी हमला कर देता है और एक सैनिक को तुरंत मार डालता है। जॉन घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी उसे पकड़ लेता है और बर्फीले गड्ढे की ओर घसीटता है जहां बुजुर्ग का शव फेंका गया था। दल बहुत देर से पहुंचता है और वहां केवल जॉन का कटा हुआ पैर और बर्फ में बने पैर के निशान ही मिलते हैं। जॉन के गायब होने के बाद फ्रांसिस अभियान की कमान संभालता है और बचाव योजना को आधिकारिक रूप से लागू करने का निर्णय लेता है। हालांकि वह बेड़े के साथ ही रहने का फैसला करता है ताकि व्यवस्था बनाए रखी जा सके, और बचाव दल का नेतृत्व करने के लिए कुछ अन्य लोगों को नियुक्त करता है। जॉन के अंतिम संस्कार के दौरान इनुइट महिला अपनी इग्लू में होती है। तभी वह बाहर से एक गड़गड़ाहट सुनती है। सतर्क होकर बाहर कदम रखते ही वह देखती है कि रहस्यमयी प्राणी ने उसके सामने एक सील का शव छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि यह प्राणी कोई साधारण शिकारी नहीं है जो सिर्फ खून का प्यासा हो, बल्कि यह एक बुद्धिमान जीव है जो शायद इनुइट की मदद कर रहा है। इसके बाद एरेबस जहाज पर हैरी हाल ही में हुए हमलों के पीड़ितों की तस्वीरों की जांच करता है। वह देखता है कि घाव पंजे जैसे दिखते हैं, लेकिन किसी भी जात शिकारी से मेल नहीं खाते। तभी डेक पर एक चीख गूंजती है और फ्रांसिस दौड़कर बाहर जाता है। वह देखता है कि एक सैनिक बुरी तरह घायल पड़ा है, उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा फट चुका है। फिर एक अन्य दल का सदस्य रिपोर्ट करता है कि एक आदमी को प्राणी उठा ले गया है। फ्रांसिस तुरंत एक खोज दल का नेतृत्व करता है और लापता आदमी का शव बरामद कर लेता है, लेकिन वापस लौटते समय प्राणी फिर हमला करता है और फ्रांसिस के साथ गए एक युवा दल के सदस्य को मार डालता है। इस बीच एक दल का सदस्य हिकी देखता है कि इनुइट महिला उस प्राणी के साथ बातचीत कर रही है। बिना किसी आदेश के वह और उसके 2 साथी महिला को पकड़ लेते हैं। जब उसे जहाज पर लाया जाता है तो उस पर प्राणी से संपर्क करने और दल को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया जाता है। हिकी दावा करता है कि वह प्राणी ध्रुवीय भालू से 3 गुना बड़ा है। हालांकि वह आदेशों का पालन न करने और अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए उन आदमियों को कोड़ों की सजा देता है। सुबह जेम्स इनुइट महिला को एरेबस पर लाता है और चिकित्सा अधिकारी को आदेश देता है कि उसकी ठीक से देखभाल की जाए। हैरी खुद उसे खाना देने की जिम्मेदारी लेता है, यह सोचकर कि इससे भरोसा बनेगा और वह उसकी भाषा सीख सकेगा। लेकिन हमले जारी रहते हैं, जिससे कई शव शोध के लिए मिलते हैं। नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। शवों पर 2 अलग अलग जीवों के अंगों के निशान मिलते हैं, जिन पर तेज पंजों जैसे कट होते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि हमलावर कोई इंसान या ध्रुवीय भालू नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह प्राणी HMS टेरर के चारों ओर घूम रहा है और इसकी बुद्धिमत्ता किसी भी जानवर से कहीं अधिक है। इसके बाद हैरी इनुइट महिला को आगे की जांच के लिए टेरर पर ले जाता है ताकि उसकी भाषा को बेहतर समझा जा सके। एक और महीना बीत जाता है। फ्रांसिस बेचैन हो जाता है और अपने अधिकारियों थॉमस और एडवर्ड के साथ इनुइट महिला से मिलता है।
वह प्राणी के बारे में जानकारी मांगता है। महिला उसे टोमबैक कहती है, जिसका मतलब एक दुष्ट आत्मा होता है। वह बताती है कि यह प्राणी अब किसी का गुलाम नहीं रहा। जब फ्रांसिस पूछता है कि इसे कैसे मारा जा सकता है, तो वह कोई सीधा जवाब नहीं देती और उतनी ही डरी हुई लगती है जितना बाकी दल। फ्रांसिस गुस्से में आकर धमकी देता है कि अगर वह सहयोग नहीं करेगी तो उसे जहाज से फेंक दिया जाएगा। महिला शांत रहते हुए कहती है कि भले ही वह मदद करे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह केवल इस प्राणी के साथ मरना चाहता है। कुछ देर बाद थॉमस बर्फ का निरीक्षण करने के लिए डेक पर जाता है, तभी अचानक प्राणी हमला कर देता है। थॉमस अपने आदमियों को तैयार रहने का आदेश देता है और खुद प्राणी को ऊंचाई की ओर लुभाने की कोशिश करता है। प्राणी अपने बड़े पंजों से उसकी टांग पर गहरा घाव कर देता है। इसके बाद थॉमस आग जलाकर प्राणी को रोशनी में लाने की कोशिश करता है, ताकि जमीन पर खड़ा दल उसे साफ देख सके। जैसे ही प्राणी दिखता है, दल उस पर गोली चलाता है, जिससे वह घायल होकर बर्फ पर गिर जाता है। लेकिन जब वे उसे खोजने जाते हैं तो उन्हें सिर्फ खून के निशान मिलते हैं, जो दूर कहीं जाते दिखते हैं। तभी दूर कहीं से प्राणी की दहाड़ सुनाई देती है। इसी अफरा तफरी के बीच इनुइट महिला गायब हो जाती है। दल थॉमस को अंदर ले जाता है और महसूस करता है कि उसे बचाने के लिए उसकी टांग काटनी होगी। बाद में फ्रांसिस अपने अधिकारियों को बुलाता है और बताता है कि वह बीमार हो रहा है। वह एडवर्ड को टेरर का नेतृत्व सौंपता है और जेम्स को पूरे अभियान की देखरेख करने की जिम्मेदारी देता है। कुछ हफ्तों बाद दल की स्थिति थोड़ी स्थिर हो जाती है, क्योंकि जब से प्राणी पर गोली चलाई गई है, तब से कोई हमला नहीं हुआ है। इस बीच बर्फीले जंगल में इनुइट महिला अकेले जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। वह एक सील के शव का उपयोग करके एक वेदी बनाती है और एक अनुष्ठान शुरू करती है। जब उसे प्राणी के पास आने का एहसास होता है, तो वह उससे विनती करती है कि वह उसे उसके मृत पिता का स्थान लेने की अनुमति दे। वह समझाती है कि यह प्राणी ज्यादा समय तक बिना किसी शमन के नहीं रह सकता। आखिरकार वह एक चाकू उठाकर अपनी जीभ काट लेती है, जिससे वह अपने पिता की तरह जीभहीन हो जाती है। इस बीच जेम्स योजना बनाता है कि अब दोनों जहाजों को छोड़कर अभियान को पैदल ही जारी रखना होगा, क्योंकि भोजन और संसाधन समाप्त हो रहे हैं। लेकिन इस निर्णय की घोषणा करने से पहले वह सूरज के पहली बार उगने के अवसर पर एक उत्सव आयोजित करता है, जहां सभी लोग खुशी का दिखावा करते हैं। इसी बीच हैरी को पता चलता है कि वे जिस डिब्बा बंद भोजन को खा रहे हैं, वह सभी की मानसिक स्थिति को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें सीसा जहर के रूप में मिला हुआ है। वह हेड डॉक्टर स्टीवन को इस बारे में बताता है, लेकिन स्टीवन खुद भी अफेक्टेड हो चुका होता है। हैरी चाहता है कि कप्तानों को इस बारे में बताया जाए, लेकिन स्टीवन उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि वह इस पर विचार करेगा। इसके बाद समारोह के दौरान फ्रांसिस को जेम्स की योजना के बारे में पता चलता है और वह पूरे दल को संबोधित करता है, उन्हें पैदल यात्रा के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। जब समूह ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है, तभी स्टीवन अपना नियंत्रण खो बैठता है, चारों तरफ शराब फैला देता है और बाहर निकलने के रास्ते बंद कर देता है। इसी बीच इनुइट लड़की, जिसकी अब जीभ नहीं रही, शिविर में डॉक्टर से मदद मांगने के लिए पहुंचती है। जब फ्रांसिस अपना भाषण जारी रखता है, तो वह शिविर में पहुंच जाती है और हैरी उसकी सहायता करने लगता है। उसी समय स्टीवन खुद को आग लगा लेता है और समारोह में आग फैला देता है। आग तेजी से फैलती है और कई लोगों की जान ले लेती है। कुछ लोग किसी तरह तंबू से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कई लोग अंदर ही फंसे रह जाते हैं। बाहर एक आदमी तंबू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से चिकित्सा सहायक को चाकू मार देता है। इसके बावजूद वह बाकी लोगों को बचाने में सफल हो जाता है। इस भयानक आग में दोनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी मारे जाते हैं, जिससे केवल हैरी ही जीवित बचता है और अब घायलों का इलाज करने की जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है। इस त्रासदी के बाद दल पैदल यात्रा की तैयारी करता है, कुछ लोगों को जहाज पर छोड़कर, ताकि अगर बर्फ पिघले तो वे जहाज की देखभाल कर सकें। वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में हिक्की अपने कुछ सैनिकों और नाविकों का अलग समूह बना लेता है। उसे लगता है कि भोजन की आपूर्ति सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब हिक्की एक कमांडिंग लेफ्टिनेंट को मार देता है। इसके बाद जब उसे कुछ स्थानीय इनुइट लोग मिलते हैं, तो वह उन्हें भी मार डालता है। जब उसकी बगावत का पता चलता है, तो फ्रांसिस सावधानी से योजना बनाता है, ताकि हिक्की को बिना उसकी टोली के हस्तक्षेप के पकड़ा जा सके। इसके बाद हिक्की को पकड़ लिया जाता है और उसे मौत की सजा दी जाती है। लेकिन जैसे ही उसे फांसी दी जाने वाली होती है, प्राणी हमला कर देता है और कई और दल के सदस्यों को मार डालता है।
हिकी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग जाता है और हैरी का अपहरण कर लेता है, जो अब बचा हुआ आखिरी डॉक्टर है। सैनिक प्राणी पर तोप से हमला करते हैं, लेकिन वे उसे इतनी गंभीर चोट नहीं पहुंचा पाते कि वह रुक जाए। एक सार्जेंट देखता है कि प्राणी एक सैनिक की आत्मा को ले लेता है और उसे एक क्रोधित आत्मिक राक्षस में बदल देता है। इस उथल पुथल के बाद फ्रांसिस तय करता है कि वे शवों को जला देंगे, क्योंकि उन्हें दफनाने के लिए उनके पास न तो समय है और न ही ऊर्जा। जब शव जलाए जाते हैं तो दल अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, एक नाव में जरूरी सामान लादकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ता है। अचानक जेम्स बेहोश हो जाता है और उसे अन्य बीमार सदस्यों के साथ नाव पर ले जाना पड़ता है। इसी बीच हिक्की के समूह में एक आदमी बीमार पड़ जाता है। हैरी उसकी जांच करता है और हिक्की को बताता है कि उसकी मौत निकट है। यह सुनकर हिक्की तुरंत उस आदमी को मार देता है, यह दिखाते हुए कि उसकी टोली में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। उधर फ्रांसिस का दल आराम करने और खाने की सप्लाई पर चर्चा करने के लिए एक शिविर बनाता है। एडवर्ड सुझाव देता है कि बीमार लोगों को वहीं छोड़ दिया जाए और अगर आगे भोजन मिलता है तो बाद में उन्हें वापस लाया जाए। लेकिन फ्रांसिस यह मानने से इनकार करता है और कहता है कि वे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे और सभी मिलकर जिंदा रहेंगे। इस बीच इनुइट लड़की अपने पुराने निवास स्थान पर पहुंचती है, जहां बुजुर्ग उसे बताते हैं कि अब वह नए शमन के रूप में प्राणी की जिम्मेदारी संभालेगी। फ्रांसिस के शिविर में जेम्स की हालत और बिगड़ जाती है। वह फ्रांसिस से अनुरोध करता है कि उसकी पीड़ा समाप्त कर दे। भारी मन से फ्रांसिस उसे जहर देता है, जिससे वह शांति से मर सके। सुबह वे जेम्स को दफनाते हैं। तभी स्काउट्स फ्रांसिस को सूचित करते हैं कि प्राणी उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद थॉमस खुद को बलिदान करने का प्रस्ताव देता है ताकि वह प्राणी का ध्यान भटका सके। फ्रांसिस विरोध करता है, लेकिन थॉमस उसे याद दिलाता है कि वह अब केवल एक टांग के साथ दल के लिए किसी काम का नहीं है। वह एक अलग दिशा में निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद वह समुद्र तट तक पहुंचता है और देखता है कि बर्फ पिघल रही है। वह अपनी खोज को दस्तावेज में दर्ज करता है, यह उम्मीद करते हुए कि यह जानकारी दूसरों की मदद कर सकेगी। इस बीच हिक्की और उसकी टोली के पास अब भोजन नहीं बचता। वे मरे हुए दल के सदस्यों को खाने लगते हैं। बाद में वह सार्जेंट, जिसने प्राणी को एक सैनिक की आत्मा लेते देखा था, एक डरावनी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि यह प्राणी सिर्फ भोजन के लिए उनका शिकार नहीं कर रहा है। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस के स्काउट्स में से एक, जो वास्तव में हिक्की के लिए जासूसी कर रहा होता है, फ्रांसिस के दल को धोखे से एक जाल में फंसा देता है। हिक्की के आदमी अचानक हमला कर देते हैं, फ्रांसिस के एक आदमी को मार देते हैं और बाकी को बंदी बना लेते हैं। इस बीच थॉमस, जिसके शरीर पर चारों तरफ कांटे बंधे हुए हैं, प्राणी द्वारा खोज लिया जाता है और अपनी अनिवार्य मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। वापस शिविर में एडवर्ड एक बैठक बुलाता है ताकि फ्रांसिस को बचाने और गद्दारों को सजा देने की योजना बनाई जा सके। हालांकि दल पहले ही दक्षिण की ओर बढ़ने और बीमारों को पीछे छोड़ने के लिए मतदान कर चुका होता है। हिक्की के शिविर में हैरी फ्रांसिस के घावों का इलाज करता है और उसे बताता है कि उनके एक आदमी को मारकर खा लिया गया है। वे हिक्की के सैनिकों और हथियारों का आकलन करते हैं। इसके बाद हैरी फ्रांसिस को चेतावनी देता है कि अगर उसे मजबूरी में इंसानी मांस खाना पड़े तो वह केवल पैर की कठोर त्वचा ही खाए। हिक्की के शिविर में फ्रांसिस हिक्की का सामना करता है, जो अपनी योजना बताता है कि वह टुनबाक को पकड़ना चाहता है। बाद में हैरी खुद को जहर दे देता है और अगली सुबह हिक्की के लोग अनजाने में उसका मांस खा लेते हैं, जिससे फ्रांसिस को मजबूरी में उनके साथ शामिल होना पड़ता है। हैरी की सलाह याद रखते हुए फ्रांसिस उसके पैर की त्वचा का एक टुकड़ा खाता है। इसके बाद हिक्की दल को एक जीवन रक्षक नाव खींचने के लिए मजबूर करता है और फ्रांसिस व उसके साथियों को जंजीर से बांध देता है। वह यह भी बताता है कि उसका इंग्लैंड लौटने का कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर का मांस खाने वाले लोग धीरे धीरे जहर के लक्षण दिखाने लगते हैं और फ्रांसिस समझ जाता है कि हैरी ने हिक्की को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। फिर हिक्की स्वीकार करता है कि वह एक धोखेबाज है, जिसने असली हिक्की को मारकर इस अभियान में शामिल होने और एक नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाई थी। अंततः उसकी योजना असफल हो जाती है और वह वर्षों तक आर्कटिक में फंसा रहता है। बाद में हिक्की प्राणी को लुभाने की कोशिश करता है, जिससे वह एक एक करके दल के सदस्यों को मार देता है। हताश होकर हिक्की इनुइट लड़की की तरह प्राणी से जुड़ने की कोशिश करता है। वह अपनी जीभ काटकर उसे अर्पित करता है, लेकिन प्राणी तुरंत उसे मार डालता है। इसके बाद प्राणी फ्रांसिस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अपने घावों और जहरीले इंसानों को खाने की वजह से वह कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है।
इनुइट लड़की फ्रांसिस को जीवित पाती है और उसकी बेड़ियां काटने के लिए उसका हाथ काट देती है। लौटते समय वे हिकी के शिविर से गुजरते हैं जहां डॉक्टर हैरी के अवशेष मिलते हैं। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस ठीक हो जाता है और एडवर्ड और अन्य जीवित बचे लोगों की तलाश करता है। उसे पूरी टोली मृत मिलती है, सिर्फ एडवर्ड जीवित होता है। एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद एडवर्ड भी अपने घावों की वजह से दम तोड़ देता है, जिससे फ्रांसिस अभियान का एकमात्र जीवित व्यक्ति रह जाता है। फ्रांसिस इनुइट जनजाति में शामिल हो जाता है और लड़की का नाम सिल्ना पता चलता है। जनजाति टुनबाक की मौत का शोक मनाती है और यह पता चलता है कि सिल्ना नई शमन के रूप में अब जनजाति को छोड़ने के लिए बाध्य है। फ्रांसिस उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग उसे रोक देते हैं। इंग्लैंड में एक नौसेना अधिकारी 4 साल बाद HMS टेरर और HMS एरेबस की खोज के लिए बचाव अभियान की तैयारी करता है। एक इनुइट व्यक्ति बुजुर्गों को सूचित करता है कि 2 अजनबी पहुंचे हैं। फ्रांसिस समझ जाता है कि यह बचाव दल है। बुजुर्ग अधिकारी को फ्रांसिस की पूरी कहानी सुनाते हैं, जैसा कि फ्रांसिस ने उन्हें करने को कहा था। बाहर फ्रांसिस चुपचाप सुनता है, क्योंकि अब वह इनुइट लोगों और उनकी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। अंत में फ्रांसिस इनुइट के रूप में जीता है और अपना परिवार बसाता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सीजन 2 का रिकैप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।